शादी का इवेंट होने वाला है और 10 दिन रह गए हैं। वो उसमें हल्का फुल्की एक्नी हो रही है। इंटरनली इशू है हमारे ब्लड में या नहीं है? अगर मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो खतरे में आ सकता हूँ। 2 से कितने सेशन रिकमेंड रिजुविनेट करे, उसकी हीलिंग अच्छे पड़े। वहाँ से भी लोग 200 रुपये दान करवा रहे होते हैं, अच्छे क्लिनिक चले आएंगे, वो आप 20,000 में कर रहे होंगे। एक शॉर्ट टाइम के लिए हम कौन सी चीज करा सकते हैं फेस पे ग्लो भी करे? कितना खर्चा पड़ जाए, पेशेंट इज फर्स्ट। पीआरपी बहुत कम रेट्स में हो रहा है और यंगस्टर के लिए लाजमी है। मेन रीजन ये है कि पीआरपी इस पर्पस के लिए हमें करवाना चाहिए। सिम्टमी बुखार ये चल रहा होगा। पीआरएफ और पीआरपी में क्या डिफरेंस है? असल तरीका होता है इनको बनाया कैसे जाता है और जो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करते हैं, दोनों आपके ब्लड से बनाया जाता है। आज हम मौजूद है डम एमडी केयर के पॉडकास्ट स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अदील, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे पीआरएफ और पीआरपी में क्या डिफरेंस है। तो डॉक्टर अदील हमें इस हवाले से बताएंगे कि कौन सी चीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या करवाना चाहिए, क्या बेहतर है हमारे लिए। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पीआरपी और पीआरएफ एक बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि पीआरएफ टोटल डिफरेंट एंटिटी है और पीआरपी अलग चीज़ है। तो बेसिक जो दोनों में फ़र्क है, पीआरपी और पीआरएफ दोनों आपके ब्लड से बनाया जाता है। जैसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, हमने उनका ब्लड लिया। असल तरीका होता है इनको बनाया कैसे जाता है। जो पीआरपी है बेसिकली, जो मेन चीज़ उसका नाम है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी आपके जो ब्लड है उसका जो प्लाज्मा है उसमें प्लेटलेट की क्वांटिटी बढ़ गई है, जो कि अदर ग्रोथ फैक्टर काम करता है और जो कि एक्यूट हीलिंग में बड़ी हेल्प करता है। इन द कॉन्ट्ररी जो पीआरएफ है वो बेसिकली उसके अंदर जो है फिब्रिन की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाइट सेल की क्वांटिटी ज़्यादा है, जो कि दे आर स्लोली रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स हैं और जो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करते हैं। इनका बनाने के तरीके में सिर्फ ये फ़र्क है कि जो पीआरपी हम बनाते हैं उसको हम बहुत फास्ट मूव करते हैं मशीन के अंदर, और उसकी ट्यूब के अंदर हम एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं। और जबकि पीआरएफ के अंदर जो हम बनाने तरीका होता है उसको हम स्लोली मतलब स्लो स्पीड में बनाते हैं, और उसके जो ट्यूब के अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं होते। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग, लेकिन फ़र्क मेनली यही है, पीआरएफ कंपेरेबल थोड़ा बेहतर है क्योंकि ये लास्ट लॉन्ग करता है, और पीआरपी जो है एक्यूट काम करता है, प्लेटलेट क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन उसकी लाइफ शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन ये डॉक्टर डिपेंड करेगा कि डॉक्टर पीआरपी करना चाहिए या पीआरएफ करना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है या फिर क्या इसके पीछे बैक हिस्ट्री है? डेफिनेटली क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। अगर किसी के सुपरफिशियल है, स्किन में हल्का फुल्की एक्नी हो रही है, और आप पीआरपी कर सकते हैं। लेकिन किसी को डीप में मसला है, डीप एक्नी स्कार्स हैं, अगर आप वहाँ पर करने जा रहे हैं तो आई प्रेफर वो वहाँ पर आप पीआरएफ करें, क्योंकि पीआरएफ डीप टिश्यू में ज़्यादा अच्छा काम करता है कंपेरेबल टू सुपरफिशियल स्किन के। अच्छा, पीआरपी से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि पीआरपी हम करवाते हैं, ब्लड ड्रॉ होता है, उसका सीरम बनता है, आई थिंक प्लाज्मा बनता है। तो ये असल में पीआरपी में जो हमारा ब्लड लिया जाता है उससे पहले क्या वेरीफाई करना लाजमी है कि हमें कुछ इंटरनली इशू है हमारे ब्लड में या नहीं है? उसका कोई कंसर्न है इंजेक्टेबल प्रोसीजर से रिलेटेड है? जहाँ तक मेरे अपनी नॉलेज के लिहाज से कि, लेकिन आपका ब्लड लिया जा रहा है, उसमें आप हम सीबीसी के अंदर अगर हम टेस्ट भी कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलेगा। तो कोई इससे पहले ब्लड वर्क की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सवाल अक्सर मरीजों को ये होता है कि सर हम पीआरपी या पीआरएफ करा रहे हैं तो हमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई सेक्सुअल वो ब्लड में हेपेटाइटिस बी या सी या कैसी बीमारी तो नहीं है? तो उसका जवाब सिंपल सा है कि आपका ब्लड लिया जा रहा है और आपके ऊपर इंजेक्ट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर खुदा न ख्वास्ता जस्ट इन केस आपको कोई डिजीज़ वगैरह है भी, तो जो अगर मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो खतरे में आ सकता हूँ अगर आपका ब्लड मुझे लग गया। लेकिन क्योंकि हम आप पर इंजेक्ट कर रहे हैं, आप पर प्रोसीजर कर रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू चेक नहीं, ऑल द लेकिन ब्लड। ब्लड हमारा ड्रॉ हुआ, हमें इंटरनली अल्लाह ना करे कोई बीमारी है कि उस शख्स को, और वो इस्तेमाल कर रहा है अपना ही ब्लड ऊपर से एज अ टॉपिकल फॉर्म में, तो ये इट्स अ नॉट रिस्क फैक्टर? नो, बिल्कुल कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। पहले बात तो आपको कोई बीमारी होगी तो सिम्टम्स के सामने आएँगे ना। अगर आपको फॉर्चुनेट ब्लड कैंसर है, कोई मसला भी आ, डेफिनेटली आप आराम से पीआरपी कराने तो आएँगे नहीं। डेफिनेटली आपके सिम्टम ही बुखार ये चल रहा होगा। जब आपको सिम्टम ही नहीं है, आप परफेक्टली हेल्दी हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू चेक द ब्लड वर्क और एनीथिंग। सही। अच्छा, दूसरा ये सवाल था कि पीआरपी के 1 सेशन से फ़र्क पड़ता है, 3 से 2 से कितने सेशंस रिकमेंड करते हैं आप कि हमें मिनिमम इतने सेशंस देने चाहिए? और पीआरपी मेनली किस पर्पज़ के लिए है कि भई पीआरपी का मेन रीज़न ये है कि पीआरपी इस पर्पज़ के लिए हमें करवाना चाहिए? तो एक अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, वो उनका सवाल ये होता है कि सर पीआरपी करते हैं या पीआरएफ करते हैं। मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर फेस है, किसी की स्किन एज हो रही है, डेफिनेटली 18 साल के बाद एजिंग शुरू हो जाती है, 30 साल के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है, 50 के बाद बहुत ज़्यादा होती है। तो आपकी एजिंग प्रोसेस के लिए हम जो मेन प्रोसीजर माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं, माइक्रो नीडलिंग के साथ हम पीआरपी या पीआरएफ ऐड करते हैं।
क्योंकि माइक्रो नीडलिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपके स्किन के जो कोलेजन को जगाना, ठीक। और उसके साथ हम जो पीआरपी या पीआरएफ करते हैं उसका काम होता है कि जो हम कोलेजन जगा रहे हैं या स्किन में जो हम थोड़े से जख्म दे रहे हैं ताकि स्किन दोबारा रिजुविनेट करे, उसकी हीलिंग अच्छे बढ़े। क्योंकि पीआरएफ पीआरपी दिया ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर का काम होता है हीलिंग को अच्छा करना। लेकिन स्किन टाइट जो मेन प्रोसीजर है वो माइक्रो नीडलिंग है। इसी तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ मशीन्स हैं, सिल्फ्राम है, स्कारलेट है, ये सब मशीनें माइक्रो नीडलिंग करती हैं, उसके साथ हम पीआरपी या पीआरएफ ऐड करते हैं। अच्छा, एज वैरी करती है पीआरपी के लिए कि हमारी क्या एज होनी चाहिए, इस एज में हम पीआरपी कर सकते हैं, और यंगस्टर के लिए लाज़मी है, या फिर एक बड़ी एज के खातून जो है या हज़रत हैं वो करवाना चाहें, तो क्या रिकमेंडेशंस है आपकी कि एक कितने सराउंडिंग की एज में हमें ये पीआरपी करवाना चाहिए? ठीक है, पीआरपी आप किसी उम्र में भी करा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, 18 साल से ऊपर भी आप करा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है ना कि पीआरपी के साथ माइक्रो नीडलिंग किस किस्म की कर रहे हैं। अगर पेशेंट यंग है तो उसके लिए माइल्ड माइक्रो नीडलिंग विद डर्मापेन हम कर सकते हैं। कोई पेशेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स हैं, उसके साथ पीआरपी के साथ हम डीप माइक्रो नीडलिंग करेंगे, जो कि स्कारलेट, सिल्फम, डबल ओ पोल्ड मुख्तलिफ मशीन्स होती हैं उनसे करेंगे। मतलब पीआरपी करवाने के लिए हमें बेसिकली एक अच्छे डॉक्टर से मुखातिब होना चाहिए, क्योंकि ये बस एक मार्केट में आजकल चल रहा है, पीआरपी बहुत कम रेट्स में हो रहा है, और ये है कि वो लोग आज जाके करवा लेते हैं डील्स और ऑफर्स में। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि इतने कम रेट्स में, जैसे कि आपकी प्रोफाइल मैंने चेक करी है, आप लोग पीआरपी जो मोस्टली कर रहे हैं 12,000 18,000 विद द निडल ऑफ चेंजेस। तो क्यों इस तरह का आपका रेट और मार्केट के रेट में इतना डिफरेंस है डम एमडी केयर में? क्या इसके पीछे रीजंस हैं? देखिए, बेसिक रीज़न जो मैं हमेशा बोलूँगा, जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, और एक सदर में भी डेंटिस्ट बैठे हुए होते हैं, जो कि दंत साज उसको बोलते हैं आप लोग। वहाँ से भी लोग 200 रुपये में दाँत निकलवा रहे होते हैं, अच्छे क्लिनिक चले जाएँगे वो आप 20,000 में कर रहे होंगे। तो प्राइस वेरीज़ करती है, डिपेंड करता है कि आपका माहौल कितना हाइजीनिक है, आपके लोग क्लिनिक कहाँ पर है और कौन सर्विसेज़ दे रहा है। उसके साथ जो पीआरपी की ट्यूब्स भी अलग होती हैं। नॉर्मली मैं किसी को लेबल नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर क्लिनिक नॉर्मली जो हम लैब के लिए हम ट्यूब यूज़ करते हैं, वो लोग वो ट्यूब यूज़ करते हैं। हम लोग जो ट्यूब यूज़ करते हैं वो खास पीआरपी के लिए आती है। तो थोड़ा-सा इसमें कॉस्ट बढ़ती है डेफ़िनेटली, और फिर आप कितना क्लीन एनवायरनमेंट है अगर आप। शेयरिंग निडल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि शेयरिंग निडल्स पे काम भी चल रहा है, लोगों को, पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि निडल जो है वो हमारी है या किसी और की लग रही है। कितना हार्मफुल हो सकता है ये एक लाइफ के लिए? देखिए, हमारे क्लिनिक में हम लोग नीडल शेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी नीडल डिस्पोजेबल होती हैं। जैसे हमारे पास जो मुख्तलिफ डर्मापेन के साथ हम लोग नीडल यूज़ करते हैं, चाइनीज़ नीडल नॉर्मली होती हैं, अच्छी होती हैं, स्टेरिलाइज़ होती हैं, लेकिन वन टाइम यूज़ की होती हैं। अगर आप उसको बार-बार स्टेरिलाइज़ करके आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे या विदाउट स्टेरिलाइज़ करेंगे तो वो काम भी नहीं करेंगी, और मरीज़ के साथ भी अच्छा ही नहीं होगी। दूसरी जो है हमारे पास मुख्तलिफ मशीन है, डर्मापेन 4 है, जो कि अमेरिकन मशीन है, स्किनन के नाम से एक और मशीन है। हम निडल लेते हैं या तो डिस्पोज़ करते हैं, या फिर हम उसको रीयूज़ करेंगे तो उसी मरीज़ की निडल उसी पर रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी और पर रीयूज़ नहीं कर ये सकते। निडल्स के जो वेरिएशंस है, इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब ये जो वेरिएशंस है, उससे क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे फेस पे? कोई ग्लोइंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, या वो सस्टेन ज्यादा करेगा, एक लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट्स रहेंगे? क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, नीडलिंग का बेसिक पर्पस जो होता है ना, वो आपके कोलेजन में जगाना है। अगर आपको नीडल पुअर क्वालिटी की होगी तो आप ज़ोर लगाएँगे, ज़ोर लगाने की वजह से वो हो सकता है स्किन में स्क्रैच आ जाए, वो स्क्रैच एक ज़ख्म बन जाता है। हम मरीज़ यहाँ सही होने आए हैं, स्क्रैच कराने नहीं आए हैं। तो अच्छी नीडल के फ़ायदे, जितनी अच्छी नीडल होगी, उतना अच्छी स्मूथ नीडलिंग होगी, उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और हर दफ़ा जो अक्सर हमारे सवाल करते हैं, "सर मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी ना?" तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, रूल ऑफ 10%। पर माइक्रो नीडलिंग रूल 10% आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होगी। लेकिन वो 10% इंटरप्रेट करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि मरीज़ समझता है कि नीडलिंग कराइए, कल जाके जवान हो जाएँगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। डेफिनिटली स्किन बेहतर होगी, और डेफिनिटली यू नीड सेशंस एटलीस्ट अच्छा, 3 टू 4। डाउन टाइम वाला क्या कॉन्सेप्ट है? और लेट्स से मेरा इवेंट है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ग्लो दिखना चाहूँ, स्किन थोड़ी टाइट हो, तो कितने अरसे पहले आप रेकमेंड करेंगे कि हमें पीआरपी करवाना है? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों का इवेंट है नेक्स्ट वीक और हम लोग पीआरपी करवाने हैं 4 दिन पहले, तो रिजल्ट्स इतनी फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगे, और उसका डाउन टाइम के बारे में भी मैंने सुना, रेडनेस होती है, एक्नी है, और बम्प्स हो जाते हैं। तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे ऑडियंस को? देखिए, फिर वही जवाब आता है कि आप किस मशीन से कर रहे हैं। अगर आप सिंपल डर्मापेन से कर रहे हैं, आई थिंक 4 टू 5 डेज़ डाउन टाइम शुड बी इनफ। अगर आप स्कारलेट से या सिल्फ्रम से, इन मशीनों से कर रहे हैं, तो आपको 7-10 डेज़ अपने आप को रख लीजिए डाउन टाइम के लिए। क्योंकि देखिए, सिल्फ्रम और स्कारलेट में एक मसला और भी है, वो नीड मशीन, दे आर एक्सीलेंट मशीन्स, लेकिन कभी-कभार नीडल के मार्क्स रह जाते हैं, उसको जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मरीज़ घबराता है।
तो वो ज़रा हमको देखना पड़ता है कि इवेंट ख़राब ना हो जाए। लेकिन फीमेल में अच्छी बात होती है कि वो उस चीज़ को मेकअप से कवर कर सकती है। मेल का मसला है वो मेकअप नहीं करते। तो ये ज़रा डाउन टाइम होता है, लेकिन फिर भी कोई प्रोसीजर भी कराएँ कम से कम 7-10 डेज़ का डाउन टाइम रखें ताकि आप सेफ रहें। अच्छा, रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्ट कर देंगे हम? रिजल्ट्स कितने दिन में आते हैं हमारे? आप जो प्रोसीजर भी कर लें, माइक्रो नीडलिंग, हाइफू, एनीथिंग, यू एटलीस्ट वेट फॉर 1 मंथ। क्योंकि जो भी कॉलेजिंग जाकर हैं, वो ऐसा नहीं हुआ कि आपने नीडलिंग की, उठ जाओ बेटा उठ गया और रिजल्ट आ गया, नहीं। वो अपना टाइम लेते हैं, वो स्लो स्लो प्रोसेस, कोई भी प्रोसीजर होगा वो टेक 1 मंथ। मतलब इवेंट से 1 महीने 25 दिन पहले हमें पीआरपी लें, या फिर कोई भी ट्रीटमेंट हो वो 1 महीने 25 दिन का टाइम लें ताकि डेफ़िनेटली हमारे चेहरे पे रिज़ल्ट्स आएँ। और सेशन आप कह रहे हैं कि 2 से 3 आप एटलीस्ट 3 रिकमेंडेड है पर पर्सन कि वो अगर पीआरपी करवा रहा है तो वो अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए इस तरह करे। बिल्कुल, डिपेंड करता है आप किसी के शादी का इवेंट होने वाला है और 10 दिन रह गए हैं, वो उसने प्रोसीजर करवा लिया है, 10 दिन शुड बी इनफ। उसके लिए एक प्रोसीजर भी काफ़ी है, क्योंकि वैसे ही अगर यंग बच्ची है, वो तो इस तरीके से ग्लो के लिए कर रही है ना। लेकिन किसी के अगर एक्ने स्कार्स हैं, तो उसको डेफ़िनिटली सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। सही। चलें, एक मशवरा दे दें आखिरी कि अगर किसी की शादी बहुत करीब है और वो ट्रीटमेंट करवाने में डिसीज़न में बड़ा कशमकश में है, तो कौन-सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें रिस्क भी ना हो और इंस्टेंटली रिज़ल्ट आ जाए? क्या करवाना चाहिए? मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट के नाम सुने, लेज़र टोनिंग है, हॉलीवुड फेशियल, पिको लेज़र, हाइड्रा फेशियल, व्हाटएवर, लाइक आपकी क्या रिकमेंडेशन है? एक शॉर्ट टाइम के लिए हम कौन-सी चीज़ करा सकते हैं, फेस पे ग्लो भी करे? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ग्लो के लिए जाना है, तो नीडलिंग अवॉइड करें, ठीक है ना? अगर आपको शादी में 2 हफ्ते हैं, आप नीडलिंग करा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको कराना है, तो लेज़र टोनिंग, जिसको हम क्यूसिस पिको लेज़र बोलते हैं, ये ज़रा अच्छा है। इनके से एक तो आपका फेस में थोड़ा ग्लो आ जाता है, आपके जो फाइन बाल होते हैं, वो ब्लीचिंग में इफ़ेक्ट आता है, तो बेसिकली चेहरा साफ-सुथरा लगता है। उसके बाद हाइड्रा को अवॉइड कर लीजिए, तो ये भी अच्छा रहेगा। एक और प्रोसीजर होता है वीनू शेव, इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन वो भी एक वो वेरी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। वो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी नीडलिंग, ये भी एक अच्छा प्रोसीजर है। सही। तो फिर बेसिकली आप यही कहेंगे कि पीआरपी जो है वो एक अच्छा ट्रीटमेंट है और हर शख्स करवा सकता है ईज़िली। और रेट्स का डिफ़रेंस आपने मुझे बताया कि शेयरिंग नीडल्स की वज़ह से, या फिर आप कोई सीरम में कमी कर रहे हैं या ट्यूब्स में, इन सब चीज़ों में मैटर करता है। रेट्स बेसिकली इस पे फ्लक्चुएट होते हैं। देखिए, रेट जो मेजर वेरी करते हैं ना, कुछ लोग तो उनके बेसिकली वो क्लिनिक खोल के बैठ गए, उनको अपना किराया निकालना होता है ना, दे डोंट डू द कैलकुलेशन। और होता यही है कि जब कैलकुलेशन नहीं करते तो आप वेरी लो कॉस्ट में सिर्फ कस्टमर को पकड़ने के लिए करते हैं, तो ना आप कमाते हैं, ना आप क्लिनिक सस्टेन कर पाएँगे। तो आप अच्छी प्राइस लें। और बेसिक जो मैं हम जो बोलता हूँ स्किन क्लिनिक में ना, अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज़ रखें, नीडल को दोबारा यूज़ मत करें, चाहे कितना भी खर्चा बढ़ जाए। पेशेंट इज़ फर्स्ट। अगर आप उनका ख़्याल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ़ कम पैसों के लिए, आप जब पैसे कम करेंगे तो आप क्वालिटी भी गिराएँगे, और क्वालिटी गिरेगी, अल्टीमेटली मरीज़ सफ़र करेगा। तो मरीज़ को थोड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा कि वो उसको अपनी स्किन बेहतर चाहिए या सस्ते में काम कराना है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर द कवरिंग ऑफ द टॉपिक पीआरपी। और बाकी जो भी लोगों के सवालात होंगे इंशाल्लाह हम उसको टाइमली बेसिस पे जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।